हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसे कहा जाता है वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स हमें 12th में पढ़ाई के लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हम इसे आज से शुरू करने वाले हैं। तो आज से सब ने क्या करना है, वेव ऑप्टिक्स के लिए हमारा एक रजिस्टर लेके उसमें लिखना हमें आज से शुरू करना है और आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि 8 से 10 लेक्चर्स में हम वेव ऑप्टिक्स को इतना आसान कर देंगे कि आपको लगेगा वेव ऑप्टिक्स में ही करियर कर ले। इतना आसान ये चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स यानी क्या हो सकता है, तो हम सबसे पहले हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा आगे। तो सबसे पहला हमारे लिए वर्ड है वेव करके। अब वेव क्या होता है, तो वेव तो हमने देख लिया था, इट इज डिस्टर्बेंस। पेन नहीं कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, वेव इज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। हमने अगर वेव को बाजू में रख लिया तो ऑप्टिक्स क्या होता है, तो ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स को कहा जाता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी स्टडी ऑफ लाइट एंड साइट भी कहा जाता है, यानी देखने के लिए भी जो साइंटिफिक स्टडी है। अब यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट एंड साइट, इसे कहा जाता है हमारे इसमें ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में दो टाइप्स होता है बेटा। दो टाइप कौन कौन से? एक को कहा जाता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है हमारे लिए वेव ऑप्टिक्स। अब क्या फर्क है दोनों में? तो रे ऑप्टिक्स एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें लाइट इज ट्रीटेड एज रे। कि लाइट क्या है, तो लाइट रे है, एक ही रे है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ये कौन कह रहा है? रे ऑप्टिक्स कह रहा है। और वेव ऑप्टिक्स क्या कह रहा है? वेव ऑप्टिक्स कह रहा है कि लाइट इज अ वेव। और कौन सी वेव कह रहा है? ट्रांसवर्स वेव करके कह रहा है। आ रहा है समझ में? तो हमारा जो स्टडी है, जैसे रिफ्लेक्शन, हमने एक टॉपिक, आपको पता है, हमने एक टॉपिक लिया है जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन की डायग्राम कैसे निकालते हैं? दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे है। हम इसमें कहते हैं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब फर्क क्या है, इसमें लाइट को क्या ट्रीट किया है? रे ट्रीट किया गया है। तो ये रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स इस रिफ्लेक्शन में नहीं मानता। वेव ऑप्टिक्स कहता है कि आप लाइट को एज ए वेव ट्रीट करो और फिर रिफ्लेक्शन बनाओ। रिफ्लेक्शन तो है लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या होना है? वेव होना है। तो ऐसे करके हमें इस पूरे चैप्टर में लाइट के वेव नेचर के बारे में डिस्कशन करना है। अब वेव नेचर के बारे में अगर लाइट के डिस्कशन करना है तो हमें यह कंसीडर करना पड़ेगा कि लाइट वेव है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया है। तो आप इतना समझ लीजिए कि लाइट वेव है, यहां तक आने के लिए बहुत लोगों ने डिस्कवरीज की है। बहुत लोगों ने यानी सबसे पहला नाम हमारे इसमें जब फिजिक्स में आता है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? न्यूटन का आता है। तो न्यूटन महाराज ने क्या किया था? न्यूटन महाराज ने क्या था, एक थ्योरी दी थी जिसे कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कल्स यानी पार्टिकल्स। उन्होंने कहा था कि लाइट तो पार्टिकल है, कि सूरज से, सन से पार्टिकल्स आ रहे हैं और हम पे गिर रहे हैं। अब पार्टिकल्स अगर हम पे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो हमें तो कष्ट महसूस होता था। तो सबने कहा कि न्यूटन की थ्योरी कैसी है? गलत है। फिर इसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मैक्स प्लैंक, मैक्सवेल, हाइजीन। इन्होंने ये वेव थ्योरी लाइट की हमारे सामने रखी। और इस चैप्टर में यानी वेव ऑप्टिक्स में हमें उन्हीं थ्योरीज की पढ़ाई करनी है जिसमें लाइट को कभी पार्टिकल कहा गया है, कभी वेव कहा गया है, कभी लॉन्जिट्यूडनल वेव कहा गया है। एक भाई साहब ने तो लाइट को लॉन्जिट्यूडनल वेव कह दिया था कि साउंड है, लाइट इज साउंड। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी गलत है। फिर लाइट को हमने ट्रांसवर्स वेव करके सेटल किया था और हाइजीन्स वेव थ्योरी पे हमारा चैप्टर क्या हुआ था? सेटल हुआ था। तो बहुत इंटरेस्टिंग, यानी इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा थ्योरेटिकल, जिसमें हम डिफरेंट थ्योरीज की पढ़ाई करेंगे, और सेकंड हाफ जो है वो पूरा एप्लीकेशन बेस,
ऐसा ये चैप्टर उसमें जाएगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव जिसको बहुत अच्छे से आ गया उसे बहुत अच्छे से वेव ऑप्टिक्स भी आएगा। अगर पहला चैप्टर पढ़ाई करने का रह भी गया है फिर भी वेव ऑप्टिक्स पढ़ते रहिए, बहुत इजीली और बहुत आसान तरीके से हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में जब शुरू करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ स्टडी ऑफ लाइट कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव। तो उससे ही शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स से। क्या है वेव ऑप्टिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन ऑप्टिकल फिनोमिना। अब आपको ना ऑप्टिक्स के बारे में ज्यादा पता है ना वेव नेचर के बारे में ज्यादा पता है, बट ट्रेडिशन है कि चैप्टर के नाम की डेफिनेशन कहनी चाहिए, इसलिए मैंने कह दी। तो हमें बस बच्चा ये समझना है कि हम शुरू कहां से करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब थ्योरी यानी कैसी थ्योरी? जैसे प्रेजेंटेशन हुआ था, जैसे 16th सेंचुरी से लाइट के बारे में स्टडी चालू है और 16th सेंचुरी में सबसे पहला बंदा था न्यूटन। अब न्यूटन जी ने क्या कहा था कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। अब क्या करते हैं? यहीं से शुरू करते हैं, इससे ही पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि लाइट का इवोल्यूशन कैसी हुआ था। देखिए कहां से जा रहे हैं हम, 16th सेंचुरी से अब हम कहां पे आएंगे? 2020 तक स्टडी करते हुए आएंगे कि जैसे हमें लाइट पूरा समझ लेना है कि 16th सेंचुरी में न्यूटन ने कहा था लाइट क्या है? पार्टिकल है। यानी क्या कि आप पे अगर सूरज की रोशनी गिर रही है तो वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल है, ऐसा न्यूटन जी कहते थे। वो गलत था, 100% गलत था, लेकिन 16th सेंचुरी में तो सही था। इन्हें 16th सेंचुरी में तो सबने कहा था कि आप सही हो, तो इन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सी गलतियां करके लाइट यहां तक पहुंचा है, हमें फिर से उन्हीं गलतियों को पढ़ना है ताकि हम वो गलतियां फिर से ना करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी, और इसे कहा जाता है थोड़ी कठिन भाषा में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो शुरू करते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और आप इसे आसान भाषा में कह सकते हैं न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी के अजम्पशंस बेटा मैंने निकाले हैं 6 अजम्पशंस। मैंने यहां पे 3 लिखे हैं और 3 लिखने वाला हूं। तो 6 अजम्पशंस में पूरी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी हमने क्या कर दिया? पैक कर दिया, फिट कर दिया। तो अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि न्यूटन ने क्या क्या कहा था अपनी थ्योरी बताते हो, कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज corpuscles विच आर हार्ड, रिजिड एंड इलास्टिक। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा था उन्होंने कि ये जो ऐसे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल हमारा गिरा था, कि ऐसे पार्टिकल्स में लाइट ट्रेवल करता है विच आर हार्ड, रिजिड एंड ऑल्सो इलास्टिक। अब हमारा ये जो पार्टिकल है ये इलास्टिक नहीं है, बट ऐसे पार्टिकल्स में क्या करता है? लाइट ट्रेवल करता है, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा इनका कहना क्या था कि जो लाइट ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल नेचर में वो मासलेस भी है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स। देखिए सब कुछ हमें पता चल रहा है कि ये कुछ तो भी गलत हो रहा है, क्योंकि एक तो लाइट इज नॉट पार्टिकल, अगर है भी तो मासलेस पार्टिकल नहीं हो सकता है। अगर मासलेस पार्टिकल है भी तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई ट्रेवल ही नहीं कर सकता है। बट थ्योरी उनकी है तो हमें अजम्पशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हम कहेंगे क्या? दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज corpuscles विच आर हार्ड, रिजिड एंड इलास्टिक। दीज मासलेस corpuscles ट्रेवल फ्रॉम सोर्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। 2 अजम्पशंस ये कह दिए उन्होंने। तीसरा अजम्पशन और भी अलग था कि व्हेन दीज पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड। यानी क्या हो रहा है कि मैं अगर देखो इस हाइट से नीचे छोड़ता हूं तो मेरा जो पार्टिकल है वो ऊपर उसी हाइट तक नहीं आता है, क्योंकि क्या हो रहा है? एनर्जी ये क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। बोर्ड में इसकी एनर्जी लूज हो रही है। इनका क्या कहना था कि दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, यानी एनर्जी लूज नहीं होगी। अगर मैं यहां से रिफ्लेक्ट करता था तो पार्टिकल भी यहीं पे आता था, ऐसा इनका कहना था कि व्हेन दिस पार्टिकल स्ट्राइक ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड। ये इनके 3 अजम्पशंस थे। इन्होंने बाद में और भी अजम्पशंस रखे थे, वो भी हम पढ़ेंगे।
तो चौथा अजम्पशन उनका था दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स यानी क्या, ये रेड कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ये डिफरेंट कलर्स जो है लाइट के वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस के वजह से है पार्टिकल्स के, ऐसा न्यूटन ने कहा था। अब ये गलत लगता है और उन्होंने फिर से एक सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक उन्होंने कहा था दैट लाइट हैज हाई स्पीड इन डेंसर मीडियम, यानी अगर मीडियम डेंसर है तो उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा आएगी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। और उन्होंने कहा था रिफ्रैक्शन कॉजेज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट। अब देखिए इनके 6 अजम्पशंस हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। उनका पहला अजम्पशन क्या था? फर्स्ट अजम्पशन उन्होंने कहा था दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, याद है? उन्होंने कहा लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, दिस पार्टिकल्स आर रिजिड, दिस पार्टिकल्स आर इलास्टिक एंड दिस पार्टिकल्स आर मासलेस, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा था दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड इसमें कहा था। थर्ड इसमें कहा था कि कौन सा कोलिजन परफॉर्म करते हैं? इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। और कौन सी प्रोसेस फॉलो करेंगे? रिफ्लेक्शन की। फिर फोर्थ अजम्पशन में उन्होंने कहा डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट, और लाइट हैव हायर स्पीड इन डेंसर मीडियम विच इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। और फिर उन्होंने कहा रिफ्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये उन्होंने थ्योरी कंसीडर की थी जो जिसे कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब आप आपके दिमाग से सोचो बेटा इसमें कितने पॉइंट्स गलत हैं। हम निकाल सकते हैं ड्रॉबैक्स इसमें, कि हम पहला ड्रॉबैक क्या निकाल सकते हैं कि नहीं, लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, ये पहला ड्रॉबैक है। लेकिन ये तो आज पता है ना कि 16th सेंचुरी के 400 साल बाद पता है। तो तब उसमें ड्रॉबैक कौन से निकाले गए थे? तब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक निकाला गया था ये कि लाइट हैव हाई स्पीड इन डेंसर मीडियम, जो उन्होंने कहा था तो ऐसा नहीं था कि एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड ज्यादा है और वाटर में लाइट का स्पीड कम है और सॉलिड सरफेसेस में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, ऐसा कहा जाता था। और ये सबसे मेन ड्रॉबैक उनका था जिसके वजह से हमारे न्यूटन की कॉर्पस्कल्स थ्योरी क्या हो गई थी? रिजेक्ट हो गई थी। वैसे तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल। अगर ऐसा रहता था तो ये पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखते थे। ये भी ड्रॉबैक था इलास्टिक कोलिजन का कि इलास्टिक कोलिजन तो पॉसिबल ही नहीं था, लाइट तो पार्टिकल ही नहीं है तो इलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकता था। तो ड्रॉबैक्स तो बहुत थे, बट हमें एग्जाम में न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी या न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी लिखने को भी आती है, उसके ड्रॉबैक्स भी लिखने को आते हैं। ये भी आप समझ लो, ड्रॉबैक्स भी लिखने को आते हैं। तो ड्रॉबैक्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। पहले पार्टिकल की थ्योरी समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था? ये पॉइंट था, न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी स्टेटेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, it travels in straight line, it has elastic collision, different colors of light are due to different sizes of particles, light have high speed in denser medium due to attractive force, reflection causes change in direction of particles of light। बेटा एक पूरा आपको क्या करना है, घर पे एक नोटबुक लेके उसमें 2 डिविजन्स करने हैं। अजम्पशंस लिखेंगे हम न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी के, और इधर क्या लिखेंगे? ड्रॉबैक्स। और ये एंड तक संभाल के रखना है, अजम्पशंस ड्रॉबैक्स, अजम्पशंस ड्रॉबैक्स, क्योंकि हमें 2 थ्योरीज पढ़नी है, एक न्यूटन की थ्योरी, एक हाइजेन की थ्योरी। हाइजेन की थ्योरी हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर न्यूटन की थ्योरी हमें पढ़नी है तो हमें उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ड्रॉबैक्स की तरफ चलते हैं। आपके दिमाग में अब ड्रॉबैक्स धीरे धीरे आने लगे हैं। तो अब ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी के 3 मेजर ड्रॉबैक्स मैंने लिखे हैं। वैसे ड्रॉबैक्स तो कई थे, लेकिन मैंने मेजर ड्रॉबैक्स लिखे हैं। पहला ड्रॉबैक क्या था? द प्रिडिक्शन ऑफ हाई स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग। एक्सपेरिमेंट से ये क्या हो गया? गलत हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम तो कम है। फिर प्रूव हुआ कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट के सब फिनोमिना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, तो थ्योरी रिजेक्ट हो गई। और फिर से कलर्स ऑफ लाइट आर नॉट ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ दीज पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल है इनके साइजेस के वजह से कलर्स ऑफ लाइट नहीं है, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ है। ये 3 मेजर ड्रॉबैक्स थे जहां से हम न्यूटन को रिजेक्ट कर सके। न्यूटन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था इन 3 ड्रॉबैक्स की वजह से। और फिर नई थ्योरी का जन्म हुआ। हाइजेंस थ्योरी बहुत लेट आई, वेव थ्योरी बहुत लेट आई है,
इसके बाद में दो और थ्योरीज आई थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, एक मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। वो थ्योरीज आके फिर 19th सेंचुरी में, आप समझ रहे हैं ये कब आई थी? न्यूटन ने कहा था ये 16th सेंचुरी में। और थ्योरी सेटिस्फाई कब हुआ है फिजिक्स? 19th सेंचुरी में। 300 साल का जर्नी है बेटा। 300 350 साल लगे हमें समझने के लिए जो हमें लाइट आज पता है। तो हम धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज की थ्योरी थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसे लिखना है, लिख के मुझे भेजना है। जिन्हें व्हाट्सएप नंबर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं बताऊंगा। और मुझे होमवर्क भेजते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको मिस नहीं करना है। सो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।